अपने आज की इस वर्णोच्चारण शिक्षा की कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा को सबसे पहले बहुत सारा धन्यवाद कि जिनकी बनाई उत्तम व्यवस्थाओं में, जिनकी कृपा से, जिनकी अनुकंपा से आज हम सब इस कक्षा में उपस्थित हो पा रहे हैं। आप एक व्यवस्थित और अनुकूल आसन में बैठ जाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि जितने समय तक हमारी यह कक्षा चलेगी उतने समय तक हम अपनी सभी बाह्य वृत्तियों को, बाह्य कर्मों को स्थगित करके रखेंगे और जितने समय तक भी यह कक्षा चलेगी उतने ही समय तक ही अपनी संपूर्ण एकाग्रता को, अपनी सभी आंतरिक वृत्तियों को केवल कक्षा के विषय पर ही लगाए रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही परमपिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना भी करेंगे कि हे प्रभु, आप हमें ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि जिससे हम इस वर्णोच्चारण शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को पढ़ते रहें, सीखते रहें, चिंतन मनन करते रहें और इसे अपने व्यवहार का भी हिस्सा बनाते रहें। ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सब मिलकर परम पिता परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। अरे जी, आप कक्षा आरंभ कराइए। धन्यवाद मोहित जी। आप सभी को भी सादर प्रणाम। वर्णोच्चारण शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते जी। जी नमस्ते। आइए हम अपने प्रकरण को देखते हैं। चतुर्थ प्रकरण हमारा पूरा हो गया था। इसमें अंत में जो 3 सूत्र थे, उन सूत्रों को लेकर के एक स्पष्टीकरण जैसा और थोड़ी पुनरावृत्ति की दृष्टि से, जो उसके ऊपर एक सूत्र है अनुनासिक्यम एषाम अधिको गुणः। इसमें केवल विशेष अंतर ये है कि जो ऊपर कहा है वो तो वैसा ही ज्यों का त्यों रहेगा इनमें भी, किंतु इनमें अनुनासिक गुण अधिक है। बस इतना, क्योंकि नासिका की सहायता से बोले जा रहे हैं। शादय ऊष्माणः, इसमें शकार आदि में है जिसके, तो उसको कहते हैं शादी। शादी से तात्पर्य यहाँ विवाह मत ले लेना, है ना। यहाँ पर शादी से तात्पर्य क्या लेंगे? शकार आदि में है जिसके, ऐसा। तो शादी शकार आदि में है जिसके, जैसे अकार आदि होता है ना, वैसे शादी। कह रहे हैं इन चारों ऊष्म वर्णों की महाप्राण प्रयत्न स्थिति है। सस्थानेन द्वितीया। अब यहाँ पर सस्थानेन ऐसा बोलते हैं प्रायः, तो उच्चारण की दृष्टि से भी समझिए। स्थानेन, स्थान ऐसा है, ठीक है। तो स्थानेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। द्वितीया, जो 5 वर्गों के दूसरे वर्ण हैं, कौन कौन से हैं? तो उन्होंने देखो स्पष्टीकरण भी दिया है। ख छ ठ थ फ, वे सकार के समान
महाप्राण प्रयत्न से बोले जाते हैं। इन दोनों में अंतर इतना बताएंगे ये, जो पहले वाला है यानी जो पांचों वर्गों के दूसरे वर्ण है वो सकार के समान, और उसके पश्चात जो पांचों वर्गों के चौथे वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है, वो हकार के समान। प्रयत्न दोनों का महाप्राणी। ठीक है, एक तो ये बात। इसमें पूरे प्रकरण की दृष्टि से एक सार रूप में कहूं या पूरे के पूरे प्रकरण का अवलोकन की दृष्टि से कहूं तो इसमें तीन बातें हमने जानी कि जो हमारा प्रयत्न नामक प्रकरण था, इसके दो विभाग किए, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न में मुख्य रूप से हमने जो देखा, एक तो अल्प प्राण महाप्राण, दूसरा श्वासानुप्रदान और नादानुप्रदान। ठीक है, मुख्य रूप से हमने इसमें ये दो बातें देखी। तीसरे भी वैसे एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि देखेंगे तो बाह्य प्रयत्न है क्या, तो मुख्य रूप से ये बातें हमने इसमें देखी। यहां तक यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पहले आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, या आपकी कोई जिज्ञासा है इस विषय से संबंधित, उसको ले लेते हैं। पश्चात पांचवें प्रकरण को हम आरंभ करेंगे। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जी गौरव जी। आचार्य जी, वो व्याकरण आदि का विवृत बताया था वहाँ पे, तो मतलब व्याकरण आदि प्रयोग मतलब क्या होगा? जैसे व्याकरण में जब वर्णों का प्रयोग होता है तो देखो, उच्चारण की दृष्टि से हो अथवा साहित्यिक दृष्टि से हो, वहां पर क्या होता है, जैसे अकार है, लेकिन जो सामान्य स्थिति में है वो ए, ऐसा भी बोला जाता है। तो जब हम ए बोलते हैं, यहाँ पर क्या स्थिति हो जाती है, संवृत प्रयत्न है इसका। और जब हम बोलते हैं अ, जैसे अकार, तो कार जब अकार के साथ यानी अ के साथ कार एक प्रत्यय जोड़ते हैं, तो उस समय जो हम उच्चारित कर रहे होते हैं, वहां पर विपरीत प्रयत्न। तो बस व्याकरण की दृष्टि से इतना समझिए कि आकार जो है पूरे कंठ या पूरे मुख से बोले जाने वाला वर्ण है। मुख्य रूप से कंठ इसका स्थान है, और बाह्य और आभ्यंतर प्रयत्न हमने दोनों इसके देखे। तो व्याकरण की दृष्टि से इसमें इतना अंतर विशेष मात्र है कि सामान्य रूप से इसको ऐसे अनार ऐसा बोलते हैं, ऐसे अनार बोलते हैं ना, प्रायः बच्चों को पढ़ाते हैं आज भी। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें इसी प्रकार से पढ़ाया जाता है, ऐसे अनार। लेकिन जब व्याकरण में देखेंगे तो ऐसे अनार नहीं बोलते, वहां पर अकार ऐसा अ, ए नहीं बोलेंगे, वहां पर अ, जैसे क। तो जब आप का इस वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, तब शुद्ध आपके भी उच्चारण में अकार विवृत्ति प्रयत्न वाला ही है। देखो, जब आप क बोलते हो तो कई लोग वैसे के ऐसा बोलते हैं, के कबूतर ऐसा प्रयोग प्रायः मिलता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तो बस दोनों में भेद इतना है, यदि ए बोलते हैं तो वो समृद्ध प्रयत्न है, और अ ऐसा बोलते हैं तो वो विपरीत प्रयत्न है। स्पष्ट है गौरव जी? जी आचार्य जी। आचार्य जी, यदि हम आकार जैसे पूरा बोल रहे हैं तो वह सही रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ बिल्कुल शुद्ध है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम विव्रत मतलब समव्रत बोल लें। देखिए, दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। जैसे एक होता है नियम और एक होता है अपवाद। जैसे इन्होंने भी कई स्थानों पर बताया ना कि भाई आकुह विसर्जनीया कंठ्या, इन सब का क्या बता दिया, कंठ स्थान है। लेकिन उसके नीचे कई सारे सूत्र पढ़ते चले गए, कई आचार्यों का ये भी मत है, ये भी मत है, ये भी मत है इत्यादि। इससे क्या सिद्ध होता है
प्रयोग में दोनों प्रकार के मिलते हैं, तो प्रायोगिक दृष्टि से दोनों को लिया जा सकता है। लेकिन यदि व्याकरण आदि की दृष्टि से देखेंगे तो शुद्ध विवृत वाला ही माना जाएगा। दोनों प्रयोग मिलते हैं, दोनों को इन्होंने भी स्थान दिया है समझाने की दृष्टि से, ठीक है। लेकिन यदि व्याकरण की भाषा का मूल होता है व्याकरण, और व्याकरण की दृष्टि से यदि देखेंगे तो जो एक नियम है उसके लिए, विशेष जो नियम है वही उसके लिए होना चाहिए लागू। चलिए, आपका इसमें एक और प्रश्न आया था, शायद आपको विस्मृत हो गया है शनिवार वाली कक्षा में। हाँ जी विपिन जी। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। एक बार आचार्य जी दोबारा बताना, इसमें विवृत में और संवृत में अ और ए वाला में जो बता रहे थे आप, उसको विवृत को क्या बोलते हैं? आकार का? ठीक है, ये जो आवर्ण है, इस आवर्ण की दृष्टि से दो प्रकार के प्रयत्न हमें मिलते हैं। संवृत प्रयत्न भी मिलता है और विवृत प्रयत्न भी मिलता है। संवृत इस शब्द का अर्थ है संकुचन और विवृत इस शब्द का अर्थ है फैलाव, ठीक है। तो जब किसी वर्ण के लिए कह दिया जाए कि संवृत प्रयत्न वाला है, तो उसका अर्थ होगा कि कंठ को सिकोड़ते हुए, कंठ का संकुचन करते हुए उस वर्ण का उच्चारण करना। ठीक ऐसे ही जब कह दिया जाए कि अमुक वर्ण का विवृत प्रयत्न है, वहां पर कंठ को फैलाते हुए उसका उच्चारण करना चाहिए। ठीक है विपिन जी? जी आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य। हाँ। प्रायोगिक दृष्टि से जो मैंने बात इनके साथ साझा की थी, शायद आपसे वो छूट गई, पुनः सुनिए। लोक में प्रचलित है ए से अनार, के कबूतर, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर जो है या ए बोल रहे हैं ना, ये संवृत प्रयत्न है इसका। व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत के व्याकरण की दृष्टि से अ ये शुद्ध है और इसका विवृत प्रयत्न है, ठीक है। प्रायोगिक दृष्टि से ये, यानी थ्योरिकल भी आपके पास आ गया और प्रैक्टिकल भी। तो आज जो प्रैक्टिकलाइजेशन है प्रायः वो काहे का है? ए से अनार, ए का ज्यादा है, अ इसका कम है, ठीक है। जैसे पिछले दिनों हमने बात आपके सामने रखी थी कि जब हम ह्रस्व आकार का उच्चारण करते हैं तो बहुत थोड़ा सा मुख खोलते हैं, थोड़ा सा, जैसे कहते हैं अरे वो आज ना मेरा वो काम छूट गया, या जैसे कह दिया जाए कई बार अरे उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो कैसे एकदम आश्चर्य से हम क्या कहते हैं, अच्छा ओ। तो इस समय जो आपका मुख जितना खुल रहा है, लगभग आपके ओष्ठ जितने खुल रहे हैं, ओष्ठ के बीच में जो स्थान आ रहा है, लगभग इतना ही विवृत प्रयत्न के लिए इतना ही खुलता है। और संवृत वो एक अलग, होठ पीछे की तरफ खींचते हैं, यानी गाल पीछे की तरफ। आचार्य जी, जो आपने बोला ना अभी, कुछ भी समझ नहीं आया था, आवाज चली गई थी आपकी। अभी स्पष्ट है? अभी ध्वनि आ रही है? जी आचार्य। जी आचार्य। ठीक है। तो गौरव जी का एक प्रश्न था कि चतुर्थ प्रकरण में वहां पर कहा वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः, कि वर्गों के प्रथम और द्वितीय जो वर्ण है वहां पर अघोष प्रयत्न कहा उनके लिए। और उसके ठीक नीचे जो सूत्र पढ़ा, एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा, यहां पर महाप्राण कह दिया। तो वहां से एक बात निकली कि यदि अघोष कहा है ऊपर, तो नीचे फिर महाप्राण क्यों कह दिया गया? यही प्रश्न था ना गौरव जी? जी आचार्य। हाँ। यदि हम इनके अघोष शब्द का अर्थ देखें तो इन्होंने देखो क्या अर्थ किया है, सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके। यानी अघोष को ये क्या कह रहे हैं? थोड़ी कम ध्वनि, ऐसा। सूक्ष्म यानी थोड़ी सी कम, लो पिच पे बोलना, ऐसा कह सकते हो,
ठीक है, लो नोट्स ऐसा होता है ना, उस ध्वनि को एडजस्ट करते हुए क्रिया करके इनका उच्चारण करना चाहिए ऐसा। और नीचे वाले में कह दिया कि भाई प्रथम अल्प है और दूसरा महाप्राण है। इन दोनों का समाधान ये है, प्रयत्न अघोष होते हुए भी प्राण महा है इसमें। प्रथम जो देखो, प्रथम जो वर्ण है उसमें अल्प यानी प्राण थोड़ा है, और दूसरे वर्ण में प्राण अधिक है। जैसे यूं कहूं कि पांचों वर्गों के प्रथम वर्णों में जो प्राण की स्थिति है वो बहुत थोड़ी सी है। जैसे कहें कि भाई 2 ग्राम है, 2 ग्राम प्राण लगा हुआ है, बस ऐसे उदाहरण के लिए कह रहा हूं। ग्राम का प्राण का कोई आपस में कोई संबंध नहीं होता। वैसे ही एक जैसे गणित में चलता ना माना की, उस रूप में। तो मान लीजिए अल्प प्राण जिसको इन्होंने कहा है एके अल्प प्राणा, उसमें मान लीजिए 2 ग्राम प्राण लगा। तो इतरे महाप्राणा, तो उसमें कितने ग्राम प्राण लगा? मान लीजिए लगभग 10 ग्राम या 20 ग्राम। तो यहां पर प्राण की दृष्टि से कहा, बस इतना अंतर है। यानी एक में प्राण थोड़ा सा लग रहा है और एक में प्राण अधिक लग रहा है, क्योंकि घोष और अघोष इन दोनों में इतना ही अंतर है। ठीक है गौरव जी? जी आचार्य जी। स्पष्ट हुआ? जी आचार्य। आचार्य ये श्वास प्रदान, ये इसका मतलब श्वास को भर के युक्त ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, एक नहीं मतलब श्वास, हाँ मैं स्पष्ट करता हूं। इस वाले सूत्र में श्वासानुप्रदान है और अगले वाले सूत्र में नादानुप्रदाना ऐसा है। तो नाद अनुप्रदान और श्वास अनुप्रदान ऐसा है दोनों में। श्वास जो वर्ण को बाहर की ओर धकेलता है या फेंकता है, यानी पीछे से श्वास धकेल रहा है वर्ण को, ठीक है, उसको कहेंगे श्वास अनुप्रदान। और जहां पर नाद धकेल रहा है वर्ण को, वहां पर कह देंगे नाद अनुप्रदान। ठीक है जी आचार्य। प्रायोगिक दृष्टि से समझिए, यदि आपको थ्योरी से समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, जब हम बोलते हैं क, ठीक है, जब हम बोलते हैं ख, ज्यादा प्राण, इसमें देखिए श्वास कितना सा लग रहा है, इसमें श्वास धकेल रहा है क, ठीक है, ख इस प्रकार से। और जब आप बोलते हैं ढ, तो इसमें क्या है, श्वास का भी क्या है, प्राण का भी क्या बन गया है, नाद, यानी प्राण गंभीरता में चला गया है। जैसे बेस बढ़ा दिया, मान लो ध्वनि में बेस बढ़ा दिया हो, उसमें गंभीरता बढ़ा दी, बेस का मतलब गांभीर्य को हमने उसमें बढ़ा दिया है, बस ऐसा। और श्वास में गांभीर्य को कम कर दिया है, बस इतना। अब स्पष्ट है? जी आचार्य। चलिए 7 मिनट हमारे पास शेष बचे हैं। 5वें प्रकरण का प्रथम सूत्र ही हम देखते हैं, उसमें थोड़ा जितना हमें आज हो पाता उतने को देखते हैं। अच्छा, इसमें केवल एक ही सूत्र है वैसे, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये सूत्र केवल आज ही आपको सारा का सारा स्पष्ट हो जाए, ये आवश्यक नहीं। आज बस यूं समझिए, इस सूत्र की भूमिका आपको स्पष्ट करने का यत्न करता हूं, क्योंकि आपके जो ऊपर कुछ प्रश्न आए या जो प्रश्न नहीं भी आ पाए, आपको है तो ये केवल एक ही सूत्र या श्लोक समझ सकते हो, आपको मिश्रित श्लोक कह सकते हो उसको, मिश्रित छंद है ये, किंतु इसमें आपको जानने को बड़ी उत्तम बातें मिलेंगी, बड़ी गंभीरता, बहुत ऐसा व्यापक चिंतन कि जब ऋषियों के इस अद्भुत चिंतन को आप देखेंगे तो आप भीतर से हर्षित हो जाएंगे कि अरे वाह, इतना उत्तम। आइए देखते हैं, कह रहे हैं तत्र स्पर्श यम वर्ण करो वायुरयः पिंडवत् स्थानमभिपीडयति अंतस्थ वर्ण करो वायुर्दारु पिंडवत्
ऊष्म स्वर वर्ण करो वायु रूर्ण पिंडवद उक्ताः स्थान करण प्रयत्न। देखो, सबसे पहले तो आप में से मुझे कोई ये बताओ, जहां पर हमने देखा था वहां पर 8 प्रकरण थे ना, स्थानमिदम करणमिदम प्रयत्नेषु था द्विधानिला। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलो फिर भी आप में से मुझे ये बताओ, 5वें प्रकरण का नाम क्या था? वायु का ताड़न। बिल्कुल सही। तो आप जो घोष और अघोष में तनिक उलझ रहे थे ना, वैसे वहां पर बड़ी अच्छी स्पष्टता, मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी स्पष्टता रही, किंतु फिर भी यदि आपको नहीं स्पष्ट हुआ तो देखो, ऋषियों का विशिष्ट चिंतन, ये एक प्रकरण है जिसका नाम है वायु का ताड़न। वर्णों के उच्चारण में वायु का ताड़न। ताड़न मतलब फोर्स, वायु का प्रेशर, ठीक है, वायु का प्रयोग, ऐसा कह सकते हो। ताड़न का मतलब यहाँ पर मारना अर्थ नहीं, ठीक है। क्या कह रही है? तत्र, अच्छा पहले इन्हीं के अर्थ को देखते हैं क्या कहते हैं। सब मनुष्यों को उचित है कि स्पर्श ककार से लेके मकार पर्यंत 25 वर्ण और 4 यम हैं। इनको प्रकट करने वाले वायु को लोहे के गोले के समान स्थान में लगा के, अंतस्वर्णों के बोलने में वायु को काष्ठ के गोले के समान स्थान में लगा के, और शादी तथा शादी यानी ऊष्म स्वर और 22 स्वरों के उच्चारण में वायु को ऊन के गोले के समान स्थान में लगा के बोला करें। इस प्रकार जो स्थान, करण और प्रयत्न कह चुके हैं उनका ज्ञान अवश्य करें। 3 मिनट है, मैं समझता हूं हो जाएगा स्पष्ट। यदि शेष रह जाएगा तो कल की कक्षा में उसको ले लेंगे। देखो, कह रहे हैं तत्र स्पर्श यम वर्ण करो। तत्र, इसमें स्पर्श यानी स्पर्श वाले कौन से हैं? यम वर्ण करो। ककार से लेके मकार पर्यंत और चारों यम, ये सभी, इनके उच्चारण में जो वायु का ताड़न है वो कैसा है? लोहे के गोले के समान। जैसे एक पंक्ति में इस पूरे सूत्र को समझ जाएंगे। यदि आप किसी को लोहे का गोला मारे, मम्मी लगभग समान डेंसिटी है या समान आकार है, लोहे का जो एक गोला है उसका समान आकार है, और इतने ही आकार का लकड़ी का गोला है, इतने ही आकार का एक ऊन का गोला है। ये बताओ, इन तीनों में से यदि किसी को ये गोला फेंक करके मारा जाए, इन तीनों में से सबसे अधिक चोट कौन सा गोला करेगा? लोहे का। और लोहे से इससे कम कौन सा करेगा? लकड़ी का। ऊन का। और सबसे कम? वायु का। ऊन का। नहीं, 3 गोले थे ना हमारे, एक लोहे का, एक लकड़ी का और एक ऊन का। इन्होंने ऊन का करेगा। हाँ, तो पहले लोहे का, उससे कम लकड़ी का, फिर उससे कम ऊन का। म्यूट कर लीजिए। तो वायु का ताड़न भी कैसे करना है? जिनके लिए कहा ऊन के गोले के समान, तो ठीक ऐसे ही उसमें वायु का ताड़न भी कैसा है? बहुत शनैः शनैः, बड़े धीमे से, बड़ा मंद मंद। जैसे कहते हैं ना कि जब वायु मंद मंद बहता है तो जीवन दायक होता है, और यदि वायु प्रचंड वेग धारण कर ले तो वही वायु क्या बन जाता है? समझ लीजिए, जीवन का भक्षण करने वाला है ना, चहुं ओर आतंक मचा देने वाला। तो जहां पर जिन वर्णों के लिए कौन कौन से वर्ण है वो बाद में समझाऊंगा, अभी केवल ये समझिए। जिन वर्णों में वायु का ताड़न कहा ऊन के गोले के समान, तो उसमें
बहुत धीमा सा, मंद मंद। और जिनमें कहा लकड़ी का, काष्ठ कहते लकड़ी को, लकड़ी को संस्कृत में काष्ठ कहते हैं। तो जिनमें काष्ठ के गोले के समान कहा तो उसमें ऊन के गोले से थोड़ा सा अधिक और लोहे के गोले से थोड़ा सा कम। ठीक है। और तीसरा बचता लोहे का। तो लोहे का जो गोला है, देखो उसका कौन कौन सी स्थितियां होंगी। एक तो ये घोष प्रयत्न वाला होगा सबसे पहली बात, और क्या होगा, नाद अनुप्रदान वाला होगा। ठीक है। और जो ये ऊन वाला है ये कैसा होगा, ये अघोष वाला होगा और श्वास अनुप्रदान वाला होगा। अब बचता है मध्य वाला जो काष्ठ वाला है, तो ये कैसा होगा, ये लगभग दोनों का समभाग कह सकते हो, थोड़ा सा इसका और थोड़ा सा उसका, इस प्रकार से। इतनी बातें स्पष्ट हुई। ठीक है। लास्ट वाली फिर से समझा दीजिए। अभी जो मध्य का जो बोले ना, मैंने कहा जैसे ऊन के गोले में भार होता है कम, वो यदि किसी के ऊपर गिरा दिया जाए या गिराया जाए तो कम चोट करेगा, लकड़ी का उससे अधिक करेगा, लोहे का उससे भी अधिक करेगा। ठीक ऐसे ही जहां पर कहा ऊन के गोले के समान, तो वो अघोष प्रयत्न वाला है और श्वास अनुप्रदान वाला है। जो लोहे का है वो कैसा है, घोष प्रयत्न वाला है और नाद अनुप्रदान वाला है। ये जो मध्य वाला बचा अर्थात काष्ठ का, लकड़ी का, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए इन्होंने कहा कि लकड़ी के गोले के समान, काष्ठ के गोले के समान उसमें प्रयत्न करना, वायु का ताड़न करना, वो कैसा है, वो इन दोनों का, इन दोनों कौन से, लोहे का और ऊन का, इन दोनों का समभाग, आधा इसका और आधा उसका, ये लकड़ी के गोले में, ये वाली गणना उसमें घटेगी। अब स्पष्ट है इतना। हाँ जी। तो 9:32 हो गए हैं। आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। कौन कौन से वर्ण हैं वो तालिका के साथ आपको कल पढ़ाएंगे। और यदि आप कल लेखनी और संचिका लेकर के बैठे तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। मैंने आज से पूर्व ये कई बार पढ़ा चुका हूं इस शिक्षा नामक शास्त्र को, किंतु कल एक नई विधि के साथ पढ़ाऊंगा। इन वर्णों को आपको पहली बार आपको इतनी स्पष्टता से और इतना व्यापकता से जानने को मिलेगा। तो यदि आप अपनी संचिका और लेखनी ये दोनों लेकर के बैठेंगे कक्षा में तो आपको और अधिक लाभ हो सकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम।